तो बच्चों, हमने अभी तक ये सीखा है प्रोजेक्टाइल मोशन में कि दो डायरेक्शंस का इन्वॉल्वमेंट होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन। किसी पार्टिकल को यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंक दिया तो कुछ इस तरीके का बच्चों उसका मोशन होता है, और इसमें हमें एक्स डायरेक्शन को अलग से और वाई डायरेक्शन को अलग से डील करना चाहिए। जैसे एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, तो यू कॉस थीटा। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ओके। और वाई डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है u साइन थीटा, मतलब हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया इसलिए प्लस u साइन थीटा, और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन सिर्फ ग्रेविटी की वजह से होगा, दैट मींस माइनस g। तो हम लोगों ने 4 इक्वेशंस बनाई बच्चों, इक्वेशन 1 2 3 4, जो इससे पहले की वीडियोस में आपने देखी होंगी। दोनों वीडियोस प्रोजेक्टाइल मोशन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, और दोनों वीडियोस वहां पर पड़ी हुई हैं, राइट बच्चों। तो वहां पर आपने इक्वेशन नंबर 1 2 3 4, मतलब हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन को एक्स डायरेक्शन में अलग से, वाई में अलग से लगाया, और वो 1 2 3 4 इक्वेशंस बनाई। फिर हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को जाना कि किसी भी पॉइंट पर हमें अगर पार्टिकल के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पता है तो उनमें आपस में क्या रिलेशन होगा, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बताती है। उन दो वीडियोस से आगे अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। एक टर्म होती है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या टर्म होती है, टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी से। इसका मतलब होता है बच्चों टोटल टाइम ऑफ जर्नी। क्या मतलब होता है इसका, टोटल टाइम ऑफ जर्नी। मतलब ऑब्जेक्ट ने अगर यहां से चलना शुरू किया, इस जगह से चलना शुरू किया, तो ये देखो कितनी देर तक ये चलता रहा, ये यहां से पूरा, जब तक फाइनली दोबारा ग्राउंड पे जाके नहीं टकरा जाता। तो यहां से यहां तक जो पहुंचने का टाइम है, इसको प्यारे बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। समझ गए, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या लिख दिया आपने रजिस्टर में, टोटल टाइम ऑफ जर्नी इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ जर्नी इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट, लिख दिया, ओके। तो आइए इसको समझते हैं। जरा हाथ उठा दीजिए, किससे बात कर सकता हूं, हाथ उठा दीजिए, किससे बात कर सकता हूं जल्दी से। सो वी हैव सार्थक भटनागर, तनिष्क गर्ग। लेट्स सी किसके सिग्नल्स ठीक हैं। सार्थक प्लीज अनम्यूट। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सार्थक। सार्थक, जब ये ऑब्जेक्ट यहां कहीं पहुंचा होगा, सार्थक इस जगह पहुंचा होगा ऑब्जेक्ट, तो इस टाइम आप कहोगे कि देखो सर ये अपनी पोजीशन से कुछ आगे भी है और अपनी पोजीशन से कुछ ऊपर भी है, मतलब इस टाइम इस ऑब्जेक्ट के एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट होंगे। सार्थक सही कह रहा हूं, एक्स भी होगा और वाई भी होगा, ठीक है। जब ये ऑब्जेक्ट इस जगह पहुंचा होगा बेटा, इस जगह, तो इस टाइम भी इस ऑब्जेक्ट के दोनों ही कोऑर्डिनेट होंगे। देखो एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो इतना होगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट, और ये होगा इसका वाई कोऑर्डिनेट, राइट। देखो दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस इज वाई कोऑर्डिनेट, जब ये यहां पर पहुंचेगा। इसके बाद चलो इसको थोड़ा सा यहां से और आगे शिफ्ट करते हैं, देखते हैं किसी और पोजीशन पे जाके। मान लो जब ये ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंचा होगा, तो इस टाइम क्या होगा, इस टाइम इसका एक्स कोऑर्डिनेट, देखो ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा और ये इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा, राइट। यस सर। लेकिन जब ये वापस ग्राउंड पर पहुंच गया सार्थक, जिस टाइम ये ऑब्जेक्ट वापस ग्राउंड पर पहुंच गया, देखो ये ग्राउंड है, तो इस टाइम अगर मैं आपसे कहूं कि इसके कौन कौन से कोऑर्डिनेट प्रेजेंट हैं, तो आप कहेंगे कि सर ये देखिए ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, यस और नो। यस सर। ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाला, ये ऑब्जेक्ट देखो ये यहां पहुंच गया, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाला। और वाई कोऑर्डिनेट कितना है इस टाइम, 0। 0, वाई कोऑर्डिनेट 0 है। जरा सब बच्चे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दो यस और नो। तो जब ये ऑब्जेक्ट जाके जमीन पर गिरा, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस ऑब्जेक्ट का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, मतलब टोटल टाइम ऑफ जर्नी कितना है, तो एक दूसरी लैंग्वेज में, एक दूसरी भाषा में
मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि बच्चों कितने टाइम में इसका y कोऑर्डिनेट 0 हो गया? जरा हाथ उठा के सब लोग यस और नो बोल दो, सही कह रहा हूं कि नहीं मैं। टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, मतलब टोटल टाइम बताओ, टोटल टाइम बताओ। तो इस बात का तो ये भी मतलब निकला ना कि टोटल टाइम बताओ, मतलब सर पूछ रहे हैं कि कितनी देर में इस ऑब्जेक्ट का y कोऑर्डिनेट 0 हो गया। भाई टोटल टाइम तो वो टाइम है ना, टोटल टाइम ऑफ जर्नी। तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी क्या है? जर्नी कब खत्म हुई? जर्नी यहां पर खत्म हुई क्या? जर्नी यहां पे खत्म नहीं हुई क्या? जर्नी यहां पे खत्म हुई? नहीं। क्या जर्नी यहां पे खत्म हुई? हाँ, मतलब जर्नी कहां खत्म हुई? जहां पे y कोऑर्डिनेट 0 हो गया। तो अगर मुझे टोटल टाइम ऑफ जर्नी निकालना है, दैट मीन्स मुझे वो टाइम निकालना है जिसमें y कोऑर्डिनेट 0 हुआ। सबको बात समझ में आ गई? यस सर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मेरे पास हिंट क्या हुआ? मेरे पास हिंट ये हुआ कि टोटल टाइम ऑफ जर्नी वो टाइम होगा जिसमें y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का। इसीलिए मैं इक्वेशन लगा रहा हूं कौन सी? डिस्प्लेसमेंट की, और वो भी कौन सी डायरेक्शन में? y डायरेक्शन में। लेट अस अप्लाई इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम इन y डायरेक्शन। सार्थक, मैं y डायरेक्शन में क्यों लगा रहा हूं इक्वेशन? क्योंकि सर वो 0 होगा क्योंकि इसलिए। मुझे y डायरेक्शन में हिंट पता है, y इज इक्वल टू 0, है ना? यस तो सर। इक्वेशन क्या हो गई? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ हाफ 80 स्क्वायर। at स्क्वायर। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। कौन सी डायरेक्शन में लगा रहे हैं सार्थक? y डायरेक्शन में। इसीलिए सारी की सारी क्वांटिटीज y डायरेक्शन वाली ली। ठीक है बेटा? यस सर। तो बताओ कि डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन मतलब y कोऑर्डिनेट को क्या पुट कर दूं? 0। 0। बोलो u y की वैल्यू कितनी है? ये देखो ये लिखी, u y की वैल्यू कितनी है? u sin थीटा। u sin थीटा। और टाइम ही तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यस सर। कैपिटल टी। टाइम हम कैलकुलेट कर रहे हैं। प्लस 1/2 एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन माइनस जी। g। एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इज माइनस g। बहुत बढ़िया। और टाइम t। तो दिस इज 0 इज इक्वल टू u sin थीटा t, बेटा प्लस माइनस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। नेगेटिव टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट किया, हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू u sin थीटा इंटू टी। ये देखो t से t कैंसिल हुआ, तो t की वैल्यू आ गई 2u sin थीटा बाई जी। ठीक है सार्थक? यस सर। t की वैल्यू आ गई 2u sin थीटा बाई जी। सब बच्चे जल्दी से नोट कर दो, किसी को डाउट हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो। यस रितिका, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल बेटा, आपने अगर अभी अभी ज्वाइन किया है तो छूट गया है आपका थोड़ा सा। तो हेडिंग हमने डाला टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट हमने हेडिंग डाला। और टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है, सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल टाइम ऑफ जर्नी को कहा जाता है। तो जब मैंने आपसे इस जर्नी का टाइम ऑफ फ्लाइट मांगा, तो इसका मतलब मैंने आपसे ये पूछा कि बच्चों व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट दिस जर्नी। ये जर्नी जो कि आपको यहाँ सामने नजर आ रही है, इसको ट्रेवल करने में टोटल कितना टाइम लगा। तो आपने सबसे पहले सोचा कि हिंट क्या है हमारे पास, जर्नी खत्म कब हुई। तो आपने सोचा कि जब ये ऑब्जेक्ट यहां पर था तो जर्नी खत्म नहीं हुई थी, जब ये यहां पर था तब भी खत्म नहीं हुई थी, यहां पर था तब भी जर्नी खत्म नहीं हुई, यहां पर भी खत्म नहीं हुई। जर्नी कहां पर खत्म हुई? जर्नी यहां पर खत्म हुई। अगर इस लोकेशन पे हम देखें तो एक इसकी खास बात क्या है जो और किसी पोजीशन पे नहीं है? और बाकी सभी पोजीशन पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों हैं, लेकिन इस पोजीशन पे जहां पे जर्नी खत्म हुई है, एक्स कोऑर्डिनेट तो है पर वाई कोऑर्डिनेट नहीं है। तो अब हिंट सफिशिएंट मिल गया कि जर्नी तब खत्म हुई जब y कोऑर्डिनेट 0 हो गया, डिस्प्लेसमेंट का y कोऑर्डिनेट 0 हो गया। इसीलिए मैंने जो मेरे पास हिंट है उसी को यूज किया,
और y डायरेक्शन में बच्चों मैंने इक्वेशन लगा दी कौन सी, डिस्प्लेसमेंट की। तो लेट अस अप्लाई इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम इन y डायरेक्शन। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, y डायरेक्शन में सारा का सारा अप्लाई कर दिया और y डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को 0 पुट कर दिया। t की वैल्यू टोटल टाइम की वैल्यू ही तो निकालनी है, उसको कैपिटल T ले लिया, ay की जगह माइनस जी और सिंप्लीफाई कर दिया तो आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। यस तनिष्क गर्ग, हाथ उठाइए और पूछिए क्या डाउट है। गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून सर, जैसे आपने फॉर्मूला डिराइव कराए तो ये सिर्फ उस केस के लिए हुआ ना कि जिसमें y 0 हुआ? नहीं, मैंने तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी निकाला है। क्या yes, निकाला सर है? जर्नी वो भी टोटल तो टाइम ऑफ सकती है जर्नी। अगर किसी ने हाँ और ग्राउंड से पहले उसे ऑब्वियसली कैच कर लिया ऑब्जेक्ट को, यस ऑब्वियसली ये टाइम तब तो आया, तब भी ये टाइम तब आया तनिष्क जब y कोऑर्डिनेट 0 है। मतलब ये Yes, टाइम हमेशा तभी लगाया जाएगा जब y कोऑर्डिनेट 0 होगा, जब फाइनल पॉइंट ग्राउंड होगा। जी लेवल टू लेवल है ना, ग्राउंड जरूरी थोड़ी है। सेम लेवल पे होगा ग्राउंड, मतलब हाँ इनिशियल के। ग्राउंड से फेंका था तो फाइनल पॉइंट ग्राउंड होना चाहिए, और अगर ग्राउंड से नहीं फेंका था तो जिस लेवल से फेंका था जब उसी लेवल पे सामने आ जाए। जैसे मान लो ये है आपका घर और ये सड़क के दूसरी तरफ एक और घर जो सेम हाइट का है। Yes, आपने अपने घर के टेरेस से एक ऑब्जेक्ट फेंका और ये इस घर की छत पे जाके गिरा, तो बताओ क्या ये ग्राउंड टू ग्राउंड है? नहीं ना। लेकिन नहीं, तब भी लेवल सेम है। ऑब्जेक्ट का इनिशियल और फाइनल लेवल है वो तो सेम ही है। मतलब Yes, अगर आप इसको 0,0 कह दें तो फिर यहाँ पे भी y कोऑर्डिनेट 0 ही होगा। yes, sir. तो इस केस में भी जो टाइम ऑफ जर्नी अगर मैं आपसे पूछ लूं तो आप अप्लाई कर पाएंगे 2u sin थीटा बाई जी। ठीक है बेटा? Yes, sir. तो मतलब ये सेम लेवल के लिए ये वाला फॉर्मूला। हाँ जी, लेवल टू लेवल के लिए है, लिखवाऊंगा लास्ट में ये Okay. बात, है ना। Yes. बच्चों आगे बढ़ते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट सबको अगर क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट होता है टोटल टाइम ऑफ जर्नी। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है टोटल टाइम ऑफ जर्नी बच्चों, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2u sin थीटा बाई जी। क्या फॉर्मूला होता है? 2u sin थीटा बाई जी। आगे बढ़ते हैं, अगला हेडिंग डालेंगे। नेक्स्ट हेडिंग, हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या हेडिंग डाला? हॉरिजॉन्टल रेंज। इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल टी से, शाबाश। और हॉरिजॉन्टल रेंज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आर से। चलिए देखिए क्या है हॉरिजॉन्टल रेंज, लिखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, displacement of the object along the horizontal surface, displacement of the object along the horizontal surface in total time of journey is known as horizontal range. Displacement of object along horizontal direction या along horizontal surface in total time of journey
is known as horizontal range. Horizontal range किसको कहते हैं बच्चों? टोटल टाइम में हॉरिजॉन्टल सरफेस के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। तो जरा सभी लोग स्क्रीन पर देखिए, मुझे बताइए कि जब ये ऑब्जेक्ट यहां पर होगा, इस जगह होगा, तो ये इसका y कोऑर्डिनेट है और ये इसका अलोंग द सरफेस हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल रेंज होगा? यस और नो कमेंट बॉक्स में। डेफिनेशन पढ़ लो पहले, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, डेफिनेशन पढ़ लो। टोटल टाइम में, टोटल जर्नी में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल सरफेस होता है उसे हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। क्या ये हॉरिजॉन्टल रेंज है? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी जर्नी खत्म नहीं हुई। टोटल जर्नी जो है, टोटल जर्नी मतलब टोटल टाइम में जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होता है उसे कहते हैं। जर्नी कब खत्म हुई? यहां पर, इस जगह। और जब जर्नी खत्म हुई तो उस टाइम बोलो कि उस टाइम ये होगा ना टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। ये रेड कलर की लाइन को देखो, ये समझ गए? जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस और नो। तो हॉरिजॉन्टल रेंज ये है, यहां से यहां तक, यहां से फेंका यहां पहुंचा प्यारे बच्चों, ये है हॉरिजॉन्टल रेंज, है ना। हॉरिजॉन्टल रेंज वो डिस्टेंस है जो चेक की जाती है जब कोई प्लेयर किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करता है। गेम्स होते हैं ना ऐसे जिसमें आपको ऑब्जेक्ट को थ्रो करना होता है और देखा जाता है कि आपने कितनी दूर फेंका। तो क्या देखा जाता है उस टाइम? उस टाइम आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज देखी जाती है ना। हाथ उठा के रेस्पॉन्स दो जरा। अगर कहा जाए कि भाई किसी एक प्लेयर ने 200 मीटर दूर फेंक दिया ऑब्जेक्ट, दूसरे ने 300 मीटर दूर फेंक दिया, एक ने 150 मीटर फेंक दिया, तो ये क्या है? ये इन प्लेयर्स की हॉरिजॉन्टल रेंज है जब ये ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं। तो ठीक है ना, थैंक यू सो मच। तो मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मतलब क्या निकालना है? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ, अगर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इक्वेशन लगाएंगे। कौन सी? लेट अस अप्लाई। भाई जो कैलकुलेट करना है वही तो इक्वेशन लगाओगे। क्या कैलकुलेट करना है? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लगा दो। तो लेट अस अप्लाई displacement time equation. Let us apply displacement time equation in horizontal direction. जो कैलकुलेट कर रहा है उसी की इक्वेशन लगा दो, जिस डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है उस डायरेक्शन में लगा दो। Let us apply displacement time equation in x direction. करें अप्लाई। s इज इक्वल टू, हाथ उठाओ किससे बात कर सकता हूं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कौन सी डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में। यस तनिष्क, अनम्यूट करो। यस सर। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर x डायरेक्शन में तनिष्क, इसलिए s भी x डायरेक्शन वाला आएगा, u भी x डायरेक्शन का आएगा, a भी x डायरेक्शन का आएगा। यस सर। और ऊपर देखो तनिष्क की एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में कितना होता है? 0। इसीलिए ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, बोलो। यस सर। ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी क्योंकि आपने ax को 0 पुट कर दिया। ux की वैल्यू कितनी है बेटा? ऊपर देखो ux की वैल्यू, u cos थीटा। ux की जगह u cos थीटा रख दो। u cos थीटा। बोलो टाइम कितना रखेंगे? से t कैपिटल T। जितने टाइम का डिस्प्लेसमेंट निकालना है उतना टाइम रखेंगे। और हमें कितने टाइम का डिस्प्लेसमेंट निकालना है? टोटल टाइम का। टोटल टाइम। इसलिए टाइम की जगह टोटल टाइम लिख दिया। जब टाइम की जगह टोटल टाइम लिख दिया तो अब इस टाइम जो अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट आएगा उसी को क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल रेंज। यस सर। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को ही रेंज कहते हैं। तो आ गया r इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, और क्योंकि t आपने अभी कैलकुलेट किया था कितना? 2u sin थीटा बाई जी। 2u sin थीटा बाय जी। टाइम ऑफ फ्लाइट तो हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, इसलिए t की वैल्यू रिप्लेस कर दी। तो r इज इक्वल टू बच्चों ये 2 और ये g, ये लिखा 2 बाई जी, ये u और ये u, ये लिखा u स्क्वायर
बाकी क्या बचा, साइन थीटा कॉस cos थीटा। थीटा। तो r इज इक्वल टू आ गया u स्क्वायर अपॉन g 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यस सर। और 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, बोलो। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, ये लो मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ साइड में लिखा है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा sin थीटा प्लस cos थीटा का होल ये स्क्वायर। होता है साइन 2 थीटा। यस सर। 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा। बिल्कुल, सार्थक ने लिख दिया था कमेंट में, बहुत बढ़िया सार्थक। तो r इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा। ये आपका रेंज का फॉर्मूला डिराइव हो गया। कर लो तनिष्क, म्यूट कर लो अब। तो हमने दो फॉर्मूले डिराइव कर दिए, एक टाइम ऑफ फ्लाइट और एक हॉरिजॉन्टल रेंज। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टोटल टाइम ऑफ जर्नी। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, टोटल टाइम ऑफ जर्नी में अलोंग द हॉरिजॉन्टल सरफेस कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। आगे चलें, सबको समझ में आ गया हो तो प्लीज रेस्पॉन्स दे देना, जरा हाथ उठा देना एक बार। किसका हाथ नहीं उठा, मैं देख रहा हूं। पीयूष प्रताप सिंह, ओके। पुलकित, पुलकित हाथ नहीं उठा आपका। चलो बच्चों, अब हेडिंग डालो, टाइम टू अचीव द मैक्सिमम हाइट। टाइम टू अचीव द maximum height. Time to achieve the maximum height. डाल दिया हेडिंग। टाइम टू अचीव द मैक्सिमम हाइट मतलब कितनी देर में ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा। टाइम टू अचीव द मैक्सिमम हाइट। सब बच्चे हाथ नीचे कर लो, और जिनका माइक ठीक काम कर रहा हो सिर्फ वो बच्चे हाथ ऊपर रखना। टाइम टू अचीव द मैक्सिमम हाइट। मुझे ये बताओ कि क्या ये लोकेशन ही मैक्सिमम हाइट है। कमेंट बॉक्स में यस और नो। क्या ये लोकेशन ही मैक्सिमम हाइट है। शाबाश। ये लोकेशन मैक्सिमम हाइट नहीं है, बहुत अच्छे बच्चे। क्या ये लोकेशन मैक्सिमम हाइट है। यस, बहुत बढ़िया, ये मैक्सिमम हाइट है। नाउ लेट मी टॉक टू अनुष्का आलूवालिया, प्लीज अनम्यूट। हेलो अनुष्का, अनम्यूट करो, देखना माइक ठीक है क्या आपका। यस सर। बेटा अनुष्का, अगर ये हाईएस्ट पॉइंट है तो इस बात का ये मीनिंग हुआ ना कि ऑब्जेक्ट यहां से ऊपर नहीं गया। Yes sir, actually I was thinking that maximum height, like it was a हाँ misunderstanding. Now it's clear sir. हाँ, नहीं ठीक है, मैं मैक्सिमम हाइट अभी कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ अनुष्का, लेकिन मैं पूछ वो ही रहा हूँ टाइम टू अटेन द मैक्सिमम हाइट, मैं वही पूछ रहा हूँ कितनी देर में मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा। तो मेरा सवाल ये है अनुष्का कि मैं इस बात को ऐसे भी कह सकता हूँ ना, मैक्सिमम हाइट का क्या मतलब होता है अनुष्का, क्या मीनिंग है, क्या लगता है आपको, व्हाट इज मैक्सिमम हाइट। So maximum height of the object depends कौन सी लोकेशन को मैक्सिमम हाइट कहोगे अनुष्का। highest point. हाँ, और हाईएस्ट पॉइंट का मतलब ये हुआ कि ये वो पॉइंट होगा जहां से ऊपर ऑब्जेक्ट नहीं गया, राइट। अगर ये ऑब्जेक्ट Yes यहां sir. गया होता, अगर ये ऑब्जेक्ट इस जगह गया होता तो ये मैक्सिमम हाइट रही होती। अगर यहां पहुंचा होता तो ये Yes मैक्सिमम sir. हाइट रही होती है ना। मैक्सिमम हाइट का मतलब वो हुआ कि Yeah. वो पॉइंट जहां से ऊपर ऑब्जेक्ट नहीं गया। यस और नो, यही मीनिंग हुआ। तो ऐसा Yes क्या sir. हो गया होगा,
ऐसा क्या हो गया होगा अनुष्का कि ऑब्जेक्ट वहां से ऊपर नहीं गया, ऊपर ले जाने वाली वेलोसिटी खत्म हो गई होगी? यस और नो? The body come into rest, हाँ, maybe. कौन सी डायरेक्शन में? हाँ, कम टू रेस्ट का मतलब बेटा वही हुआ, वेलोसिटी जीरो होना, वही कहा आपने। तो अगर ये Yes, sir. ऑब्जेक्ट, देखो जैसे ऑब्जेक्ट यहां पर था इस टाइम, यहां पर था इस जगह, तो इस टाइम इसके पास ऊपर ले जाने वाली वेलोसिटी और आगे ले जाने वाली वेलोसिटी दोनों होंगी, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह से फिर थोड़ा ऊपर भी पहुंचा और आगे भी पहुंचा। यस और नो? लेकिन Yes, इस sir. जगह जाकर वो वेलोसिटी जीरो हो गई होगी जो ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जा रही थी, और सिर्फ वो बची होगी जो Yes, उसको sir. आगे ले जा रही है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट यहां से आगे तो गया लेकिन फिर वहां से ऊपर नहीं जा पाया। सही, यस और नो? इसका मतलब ये हुआ Yes, sir. कि मैक्सिमम हाइट पूरे रास्ते में वो लोकेशन होगी जहां पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। कौन सी डायरेक्शन की? वाई डायरेक्शन की। मैक्सिमम हाइट पर सिर्फ कौन सी वेलोसिटी जीरो हुई है अनुष्का? वाई डायरेक्शन की। ऊपर ले Y जाने वाली, direction, sir. हाँ, ऊपर ले जाने वाली वेलोसिटी जीरो हुई है, आगे ले जाने वाली जीरो नहीं हुई। इसलिए ऑब्जेक्ट आगे तो गया पर यहां से ऊपर नहीं गया। तो मैक्सिमम हाइट वो लोकेशन है जहां पर वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो ये हमें हिंट मिल गया। क्या हिंट मिल गया? द लोकेशन वेयर वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज जीरो। तो बेटा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन जानते हैं, Yes, sir. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपके पास हिंट क्या है? वी वाई जीरो या वी एक्स जीरो? क्या हिंट है? Sir, velocity will be zero. इन विच डायरेक्शन? Y direction. दैट इज वाई मैं वाई डायरेक्शन में, क्योंकि हमारे पास हिंट ये है कि वेलोसिटी विल बी जीरो इन वाई डायरेक्शन एट मैक्सिमम हाइट, इसीलिए वाई डायरेक्शन हेडिंग डाल के v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा रहा हूं और सारी की सारी क्वांटिटीज वाई डायरेक्शन में यूज कर रहा हूं। वी वाई को जीरो पुट कर रहा हूं और बेटा यू वाई की वैल्यू कितनी है? यू साइन थीटा, देखो लिखी हुई है ना ऊपर, सबसे शुरुआत में मैंने यही तो लिखा था। यहाँ पे क्या लिखा था? यू वाई इज यू साइन थीटा, ए वाई इज माइनस जी, लिखा हुआ है ना। यू एक्स इज यू कॉस थीटा, ए एक्स इज जीरो, लिखा हुआ है अनुष्का। क्योंकि इस u के कंपोनेंट कर दिए थे, ये कंपोनेंट u कॉस थीटा होगा और ये कंपोनेंट u साइन थीटा होगा, ऐसे। ठीक है अनुष्का, ठीक बोल रहा हूं मैं? यू वाई की जगह यू साइन थीटा रख दिया Yes, sir. और ए वाई की जगह लिख दिया माइनस जी। टाइम हमें कैलकुलेट Minus करना है। G. सो दिस इज यू साइन थीटा बच्चों, प्लस माइनस माइनस जी टी। Minus GT. हाँ, जी टी को लेफ्ट में शिफ्ट कर दो GT equal to U sin theta. एंड टाइम कम्स आउट टू बी, U sin theta upon G. बिल्कुल। ये कौन सा टाइम आ गया अनुष्का? कौन सा टाइम आया बेटा ये? इस टाइम में क्या हुआ अनुष्का? इस टाइम में ऑब्जेक्ट अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा। कहां पहुंचा? Highest point, maximum point. एग्जैक्टली कर सकते हैं म्यूट अब। तो बच्चों अभी तक Okay. मैंने आज की क्लास में 3 फॉर्मूले डिराइव करवाए। पहला टोटल टाइम ऑफ जर्नी था। पहले वाला क्या था? टोटल टाइम ऑफ जर्नी। वो कितना था? 2u साइन थीटा बाई जी। ये टोटल टाइम नहीं है, ये क्या है? ये है टाइम टू अचीव द मैक्सिमम हाइट। तो ये अलग टाइम आएगा इसीलिए। और एक मैंने कैलकुलेट करवाया था हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज था टोटल टाइम में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। अच्छा, शायद सभी बच्चों को दिख रहा होगा कि ये टाइम टोटल टाइम का आधा आया है।
क्या ये दिख रहा है सबको? देखना, टोटल टाइम कितना था? टोटल टाइम था 2u sin थीटा बाई जी, ये आया था तुम्हारा टोटल टाइम। और ये टाइम कितना आया है देखना, u sin थीटा बाई जी, है ना? तो ये u sin थीटा बाई जी आया है। इसका ये मतलब हुआ कि ये टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा आया है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा आया है। तो कितनी देर में ऑब्जेक्ट अपने हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचेगा? आप कहेंगे टोटल टाइम का आधा टाइम लगेगा इसमें। चलो मैं आगे, और अब मैं बिल्कुल एक आखिरी फॉर्मूला डिराइव करने वाला हूं कि ये मैक्सिमम हाइट होगी कितनी। क्या हेडिंग डालेंगे? मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट। अभी हमने देखा कितनी देर में ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, पर यह भी तो पूछा जा सकता है ना कि मैक्सिमम हाइट होगी कितनी, ये बताइए, मैक्सिमम हाइट होगी कितनी? पता करें। तो बस सफिशिएंट हिंट आपके पास है कि मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाता है। तो बच्चों, पीयूष आपका माइक ठीक काम कर रहा है क्या? पीयूष हाथ उठाना। मैक्सिमम हाइट अगर मैं चेक करना चाह रहा हूं, तो अगर हम डायग्राम में देखें, तो यही है ना मैक्सिमम हाइट जो मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। दिस इज एच मैक्स। ये, हाँ पीयूष अनम्यूट करना। यस सर। ये एच मैक्स मुझे कैलकुलेट करना है पीयूष। यस सर। और मैक्सिमम हाइट के बारे में, ये जो रास्ते में ये जो लोकेशन है इस टाइम ये मैक्सिमम हाइट है, इसके Yes, बारे sir. में क्या हिंट हमारे पास होता है पीयूष? क्या खास बात होती है मैक्सिमम हाइट की? सर ये सर यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पर सर वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी इस पॉइंट पर। बहुत बढ़िया बात बोली लड़के ने। मैक्सिमम हाइट की क्या खास बात होती है? तो उसने बिल्कुल परफेक्ट बात बोली। उसने कहा सर मैक्सिमम हाइट पूरे रास्ते की वो लोकेशन है जिसमें वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 हो जाती है, जबकि एक्स डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी अभी है ना, एक्स में है वेलोसिटी, इसलिए ऑब्जेक्ट अपनी जगह से आगे पहुंचा। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 नहीं होती, लेकिन वाई डायरेक्शन की 0 हो जाती है। तो हमारे पास हिंट ये हो गया पीयूष कि वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 है। यस सर। और इस टाइम वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना है ये आप पता करना चाह रहे हो? भाई ये वाई डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है जो आप पता करना चाह रहे हो। यस सर। यस सर। और इस टाइम ये आपका एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है ये, यस और सर। ये वाई डायरेक्शन का है। तो आप वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट इस टाइम पता करना चाह रहे हो, जो कि बेसिकली एच मैक्स होगा, वो आप पता करना चाह रहे हो। और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी आपको पता है, यस और सर। आपको ये भी पता है कि वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होता है। अच्छा -g। तो ऐसी कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन आप जानते हो पीयूष जिसमें v भी आता हो, s भी आता हो, a भी आता हो? सर थर्ड इक्वेशन सर v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। बिल्कुल। और क्योंकि मैं ये सारी इंफॉर्मेशन वाई डायरेक्शन के लिए जानता हूं और वाई डायरेक्शन में मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, इसलिए पूरी इक्वेशन कौन सी डायरेक्शन में अप्लाई की जाएगी? वाई में। सर सारी क्वांटिटीज वाई में लेंगे, वेलोसिटी भी, इनिशियल वेलोसिटी भी, एक्सेलरेशन भी, डिस्प्लेसमेंट भी। तो वी वाई कितना पुट कर दूं? 0। सर 0। यू वाई कितना है? तो यू u साइन sin थीटा। थीटा ए वाई कितना है? सर -g। -g। और एस वाई कितना है? सर मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट। यही तो हमें कैलकुलेट करना है। तो 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस 2g एच मैक्स, या 2g एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यस और नो? यस सर। नोट कर दीजिए, कोई डाउट हो तो बताइए।
सर नो। म्यूट कर लीजिए बेटा। तो बच्चों हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम टू अचीव द मैक्सिमम हाइट एंड मैक्सिमम हाइट, ये सब कैलकुलेट किया। एक बार सभी लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में आके लिख दीजिए यस सर, अगर आपको ये पूरा समझ में आ गया हो तो। बच्चों वेरी गुड, मिल गया मुझे आपका रेस्पॉन्स। तो अब ये जो आपने फॉर्मूले पढ़े, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा। इसको नाम दे दीजिए जाके इक्वेशन नंबर ए। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा r इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जिसको साइन 2 थीटा भी कहते हैं। इस फॉर्मूले का नाम लिख दीजिए b। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा टाइम टू अटेन मैक्सिमम हाइट u साइन थीटा अपॉन जी, इसको कह दीजिए इक्वेशन सी। और एक फॉर्मूला आपने पढ़ा मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर डी। ये 4 फॉर्मूले आपने अभी पढ़े हैं आज। और ये लिख दीजिए अगला पॉइंट, इक्वेशन ए बी सी एंड डी are only applicable for the cases of level to level। इसका ये मीनिंग हुआ कि जब ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम लेवल पे होंगी, तभी आप ये 4 इक्वेशंस ए बी सी डी लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं। जैसे इस सवाल के लिए आप चारों इक्वेशन लगा सकते हो क्योंकि इसमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम लेवल पे है। लेकिन अगर ऐसा हो कि ग्राउंड के सामने एक बिल्डिंग बनी हुई हो, ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से फेंका गया इस तरह और वो जाकर बिल्डिंग की छत पर गिरा, तो इस केस में इक्वेशन ए बी सी डी अप्लाई नहीं की जा सकती, जबकि इस केस में इक्वेशन ए बी सी डी अप्लाई की जा सकती है। बताइए पॉइंट क्लियर हुआ? इक्वेशन ए बी सी डी हमने डिराइव जब की तो हमने उस केस के लिए डिराइव की जिसमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम लेवल पर थी। देख लीजिए ये एक सेम लेवल है, देखिए ये, और इसी लेवल पे, जो लेवल आप देख रहे हैं, इसी लेवल पे इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन है ऑब्जेक्ट की। तब हमने ये टोटल टाइम रेंज मैक्सिमम हाइट टाइम टू अटेन द मैक्सिमम हाइट लगाया है। लेकिन इस सवाल में देखो ये जो सिचुएशन है ये वाली जिसमें नोट एप्लीकेबल कह रहा हूं, इसमें इनिशियल पोजीशन तो इस लेवल पे है जबकि फाइनल पोजीशन इस लेवल पे नहीं है बल्कि इस पोजीशन पे है, इस लेवल पे है। इसलिए यहां पर इक्वेशन एबीसीडी एप्लीकेबल नहीं हो सकती। इवन अगर आप किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं, ये कोई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर आप खड़े हैं और ये ग्राउंड है, और आपने इस बिल्डिंग से कोई ऑब्जेक्ट फेंक दिया जो कि जाके ग्राउंड पे ऐसे गिरा, तो अभी भी इक्वेशन ए बी सी डी अप्लाई नहीं की जा सकती। नोट एप्लीकेबल, नोट एप्लीकेबल, ए बी सी डी अप्लाई नहीं की जा सकती क्योंकि इनिशियल लेवल और फाइनल लेवल सेम नहीं है। बताइए बात आपको समझ में आ गई?
चलूं मैं आगे? ओके। तो बच्चों हेडिंग डालेंगे मोर डिस्कशन ऑन हॉरिजॉन्टल रेंज। मोर डिस्कशन ऑन हॉरिजॉन्टल रेंज। थोड़ा सा डिस्कशन हॉरिजॉन्टल रेंज पर और कर लेते हैं। मोर डिस्कशन ऑन हॉरिजॉन्टल रेंज। तो बच्चों क्या होती है हॉरिजॉन्टल रेंज? u स्क्वायर अपॉन g 2 sin थीटा cos थीटा। मतलब u स्क्वायर अपॉन g sin 2 थीटा। किससे बात कर सकता हूं? जरा हाथ उठा देना। r इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी 2 sin थीटा cos थीटा, या r इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी sin 2 थीटा। जी बेटा अनम्यूट कीजिए। यस सर। मुझे ये बताइए कि अगर मैं ये कहूं कि मुझे ये रेंज मैक्सिमम चाहिए, ये रेंज मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो आप कहेंगे कि सर रेंज sin 2 थीटा पर डिपेंड है ना? यस सर। अगर आपको रेंज मैक्सिमम चाहिए तो आप इस sin 2 थीटा को भी मैक्सिमम कर लीजिए। ये मैक्सिमम हो जाएगा तो रेंज भी मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है ना? यस सर। बेटा साइन हो या कॉस, उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। यस सर। साइन फंक्शन हो या कॉस फंक्शन, उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। मतलब अगर आपको रेंज मैक्सिमम करनी है तो उसके लिए आपको साइन 2 थीटा 1 करना होगा। यस सर। और बेटा अगर हम साइन वाली टेबल में जाके देखें तो 1 किसकी वैल्यू होती है? साइन 90 की। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। साइन 0 तो 0 होता है। साइन 30 1/2 होता है। साइन 45 1/√2। साइन 60 √3/2। साइन 90 1 होता है। यस। तो अगर आपको साइन 2 थीटा 1 करना है तो 1 तो साइन 90 की वैल्यू होती है। जब कंपेयर किया तो 2 थीटा की वैल्यू आ गई 90, मतलब थीटा आ गया 45। से यस और नो? यस सर। मतलब अगर आप मुझे ग्राउंड में ले जाकर मुझसे ये पूछेंगे कि सर मुझे ये फुटबॉल मैक्सिमम दूर फेंकनी है तो मैं कितने एंगल पे इसको फेंकूं, तो मैं कहूंगा बेटा 45 डिग्री पे फेंक दे। से यस और नो? यस सर। 45 डिग्री पर फेंक देने से वो मैक्सिमम दूर जाकर गिरेगी। कौन? फुटबॉल। लेकिन ये कॉन्सेप्ट फुटबॉल पर ही लगेगा, है ना? क्योंकि फुटबॉल की जगह अगर आप किसी बॉल को हाथ में लेकर फेंकेंगे तब तो नहीं लगेगा ना बेटा। सही कह रहा हूं ना मैं? क्योंकि Yes, फुटबॉल ग्राउंड पर पड़ी होती है yes, और जब उसको किक किया जाएगा तो वो ग्राउंड पर ही जाके गिरेगी। तो फुटबॉल मैच लेवल टू लेवल का एग्जाम्पल है, और तभी लेवल टू लेवल में ही ये फॉर्मूला भी एप्लीकेबल है। ये Yes, sir. फॉर्मूला नहीं लगेगा अगर फुटबॉल की जगह कोई और बॉल है जिसको हाथ में लेकर आप फेंक रहे हो। तो हाथ में लेकर अगर फेंक रहे हो तो लेवल टू लेवल बनेगा ही नहीं। तब तो Yes, sir. इनिशियल लेवल अलग होगा, फाइनल लेवल अलग होगा। तो यहां पर तो आर का फॉर्मूला होगा ही नहीं, यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा। तो इस केस में 45 डिग्री नहीं बोलूंगा मैं, 45 डिग्री इस केस के लिए बोलूंगा। सही यस और नो? जैसे ओलंपिक्स में जैसे आजकल ओलंपिक चल रहे हैं तो वहां पे फुटबॉल को फेंकना होता है क्या दूर, या वहां पे किसी ऑब्जेक्ट को हाथ में लेके फेंकना होता है? क्या करना होता है तनिष्क? ओलंपिक्स में गेम में थोड़ी ऐसा होता है कि फुटबॉल ग्राउंड पे पड़ी है, फुटबॉल को किक करके कौन दूर फेंकेगा, ये होता है क्या? ये तो नहीं होता। क्या होता है? जैवलिन थ्रो वगैरह होता है, जैवलिन थ्रो, है ना? तो आप किसी ऑब्जेक्ट को हाथ में लेते हो और उसको दूर फेंकते हो। तो ओलंपिक्स में ये वाला केस होता है, ये वाला।
इसलिए अगर आपको कोई वहां से टोक्यो से फोन कर दे इस टाइम जहां पे ओलंपिक चल रहे हैं और पूछ ले कि तनेश कितने एंगल पे फेंकूं कि मैक्सिमम दूर जाके गिरे, तो तुम उसको 45 मत कह देना, ठीक है ना? 45 कब कहोगे? जब फुटबॉल मैच चल रहा होगा तब कहोगे। इसके लिए है 45, तब होगी रेंज मैक्सिमम लेवल टू लेवल के लिए। लेवल टू लेवल नहीं है तो फिर 45 नहीं है। बात समझ में आ गई? ठीक है जी। तो बच्चों अब 45 पे फेंक दो तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाके गिरेगा, बात ठीक है। ये मैक्सिमम डिस्टेंस होगी कितनी? अगर मैं आपसे कहूं कि मैक्सिमम रेंज होगी कितनी, तो आप कहेंगे कि सर r u स्क्वायर अपॉन g साइन 2 थीटा है। अगर आपको r मैक्सिमम चाहिए तो आप ये करो कि थीटा को 45 रख दो, तो आपका r आ जाएगा। तो इस इक्वेशन में अगर आपको r मैक्सिमम चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप थीटा की जगह 45 रख देंगे। 2 into 45 is 90। तो r मैक्स की वैल्यू हो जाएगी u स्क्वायर अपॉन जी टाइम्स ऑफ साइन 90। और साइन 90 कितना होता है प्यारे बच्चों? 1 multiplied with anything, 1 is multiplied with u square by g here, then u square upon g। तो ये होगी रेंज की मैक्सिमम वैल्यू। तो कोई पर्सन ज्यादा से ज्यादा एक फुटबॉल को कितना दूर फेंक सकता है किक करके u स्क्वायर बाई जी पे, जहां u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी जो उसने फुटबॉल को दी होगी, और g क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब समझ में आ गया हो तो जल्दी से हाथ उठा के रिस्पॉन्स दे दो। तो हमने कवर किया टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज, टाइम टू अटेन द मैक्सिमम हाइट, और आखिर में मैंने थोड़ा सा और एनालिसिस किया है हॉरिजॉन्टल रेंज का, और उसमें हमने ये सीखा कि लेवल टू लेवल की प्रॉब्लम्स जो अभी चल रही हैं, कमिंग लेक्चर्स में उन प्रॉब्लम्स की बात भी करूंगा जो लेवल टू लेवल नहीं है। फिलहाल लेवल टू लेवल की बात चल रही है कि लेवल टू लेवल के केस में अगर 45 डिग्री पे किसी ऑब्जेक्ट को फेंक दिया जाए तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाकर गिरेगा, उसकी रेंज मैक्सिमम होगी। और वो मैक्सिमम रेंज होगी कितनी? u स्क्वायर अपॉन जी, राइट। चलिए थोड़ा सा और डिस्कशन करूंगा अभी मैं हॉरिजॉन्टल रेंज पे। आइए कुछ रियलाइज कीजिएगा, जरा कंसंट्रेशन से सुनिएगा मेरी बात को, रियलाइज कीजिएगा जरा कुछ। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, ये ग्राउंड है बच्चों, और एक ऑब्जेक्ट को मैंने u वेलोसिटी से 60 डिग्री पर फेंक दिया और आपसे कहा कि रेंज बताओ। और दूसरा केस, इसी ऑब्जेक्ट को मैंने u वेलोसिटी से 30 डिग्री पर फेंक दिया और आपसे कहा कि रेंज बताओ। तो ये ऑब्जेक्ट कहां जाकर गिरेगा? मान लेते हैं कि R1 रेंज होगी इसकी। तो आप कहेंगे R1 अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, u स्क्वायर बाई जी 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यस पीयूष, बढ़िया बात लिखी आपने। और ये कहां जाकर गिरेगा? मान लेते हैं कि ये R2 रेंज एक्वायर करेगा। तो R2 अगर कैलकुलेट करना है तो u स्क्वायर अपॉन जी 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो R1 की वैल्यू हो गई u स्क्वायर अपॉन जी 2 बेटा साइन 60 √3/2 कॉस 60 1/2। R2 की वैल्यू u स्क्वायर अपॉन जी 2 साइन 30 1/2 कॉस 30 √3/2। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। R1 आ गया √3 u स्क्वायर बाई 2g, और R2 भी आ गया √3 u स्क्वायर अपॉन 2g। मतलब R1 R2 आ गए बिल्कुल सेम। जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस और नो।
R1 R2 आ गए बिल्कुल सेम, मतलब 30 पे फेंका चाहे 60 पे, रेंज क्या आ गए, सेम। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि साइन इनटू कॉस था फॉर्मूले में, साइन इनटू कॉस। तो साइन 60 और कॉस 60 का प्रोडक्ट उतना ही होगा जितना साइन 30 और कॉस 30, और ओनली ऐसा 60 और 30 में ही नहीं होगा बच्चों। जब भी सेम इनिशियल वेलोसिटी दी जाएगी, अगर u सेम है, देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब जिस एंगल पे ऑब्जेक्ट को फेंका गया, देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा और 90 माइनस थीटा। अगर आपने u को सेम रखा तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चाहे थीटा हो चाहे 90 माइनस थीटा हो, रेंज सेम आएगी। रेंज क्या आएगी, सेम। जैसे कि आपने ऊपर देखा, एंगल 60 हो या 90 माइनस 60, रेंज क्या आई है, सेम। बात क्लियर हो गई हो तो रेस्पॉन्स दो कमेंट बॉक्स में। अगर u सेम है तो फिर चाहे थीटा पे फेंक लो या 90 माइनस थीटा पे, रेंज क्या आएगी, सेम। रेस्पॉन्स, सब बच्चों का रेस्पॉन्स आना चाहिए। 60 पे फेंक के दिखा दिया, 90 माइनस 60 पे फेंक के दिखा दिया, रेंज क्या आई है, सेम। तो इस बात को हमने याद कर लिया कि हॉरिजॉन्टल रेंज गिवन वेलोसिटी के लिए दो एंगल पे सेम होती है, एक थीटा और दूसरा 90 माइनस थीटा। देखो ये कितनी काम की इंफॉर्मेशन है, बताओ ये काम की इंफॉर्मेशन क्यों है? ये काम की इंफॉर्मेशन इसलिए है बच्चों की, फॉर एग्जांपल ये कोई लोकेशन है और यहां से एक ऑब्जेक्ट को यहां पर फेंकना है, और आपको ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस आपको पता है कि कितनी है, इसकी वैल्यू आप जानते हो, और आप किसी ऑब्जेक्ट को कितनी स्पीड से फेंक सकते हो आप ये भी जानते हो। मतलब आपको u की वैल्यू भी पता है और आपको r की वैल्यू भी पता है। तो आप फॉर्मूला लगा दोगे r इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये पता कर लोगे कि थीटा क्या है। तो मान लो बच्चों कि थीटा की वैल्यू आ गई फॉर एग्जांपल 15 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट को 15 डिग्री पे फेंक दिया जाए तो फिर ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंच जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली इस चीज में एक दिक्कत ये थी कि रास्ते में एक दीवार खड़ी थी। रास्ते में क्या खड़ी थी, एक दीवार, जिससे हो ये रहा था कि जब आप 15 डिग्री से ऑब्जेक्ट को फेंक रहे थे तो वो जाके दीवार पे टकरा जाता था, दीवार नहीं होती तो वो यहां पहुंच जाता। तो इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन होगा, क्या करेंगे? तो अगर आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, अगर आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रखा है, तो आप कहेंगे कि भाई थीटा हो या 90 माइनस थीटा, रेंज सेम आएगी अगर u सेम है तो। इसीलिए अगर 15 डिग्री पे बात नहीं बन रही तो 90 माइनस 15 मतलब 75 पे फेंक दो। तो आप फेंकने वाले को सलाह दोगे कि 15 डिग्री छोड़, अगर प्रैक्टिकली रास्ते में दीवार आ रही है 75 पे फेंक दे, तब भी वो ऑब्जेक्ट वहीं जाकर गिरेगा जहां तू उसको फेंकना चाहता है। बोलो प्रैक्टिकली बात समझ में आ गई? रेस्पॉन्स दे दो जल्दी से। ये फायदा है इस बात का, जो हमारी आर्टिलरी होती है, समझते हो ना आर्टिलरी क्या होती है, जिनको तोप वगैरह चलानी होती है आर्मी में, देखो उनको कितनी नॉलेज होती है इस चीज की। उनको पता होता है कि उस रेंज पर वहां फेंकने के लिए थीटा भी चाहिए और 90 माइनस थीटा भी ठीक है। तो अगर रास्ते में कोई पहाड़ आ गया तो पहाड़ के ऊपर से फेंक देंगे और तब भी उसी जगह जाके गिरेगा। पॉइंट क्लियर? ओके। तो बच्चों आज की क्लास की समरी अगर मैं आपको लास्ट में दूं तो आज की क्लास की समरी ये हुई कि हम लोगों ने लेवल टू लेवल के लिए कुछ इक्वेशन डिराइव किए।
Horizontal range is u square by g 2 sin theta cos theta. Maximum height is u square sin square theta by 2g. Time of flight is 2u sin theta by g, and time to achieve the maximum height is half of the time of flight, that is u sin theta by g. हमने थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में और डिस्कशन किया कि हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम तब होगी लेवल टू लेवल में जब थीटा 45 होगा, और इस मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होगा u स्क्वायर बाई जी। हमने इसके अलावा ये भी सीखा कि अगर u को सेम रखा जाए तो दो एंगल के लिए रेंज सेम आती है, उनमें से अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा होगा। मतलब ऑब्जेक्ट को 20 डिग्री पे फेंको चाहे 70 डिग्री पे फेंको, 30 पे फेंको चाहे 60 पे फेंको, 40 पे फेंको चाहे 50 पे फेंको, 15 डिग्री पे फेंको चाहे 75 डिग्री पे फेंको, वो एक ही जगह जाके गिरेगा अगर आपने यू को सेम रखा। ये हमारे आज के लेक्चर की समरी है बच्चों। ये रिकॉर्डिंग आपके चैनल पे अपडेट कर दी जाएगी थोड़ी देर के बाद ही, ओके। और यहां से आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कल। आप लोगों ने मुझे वेक्टर के डाउट भेज रखे हैं बच्चों, लेकिन जिन बच्चों का थोड़ा अभी जेई मेंस का पेपर चल रहा है और 12 सितंबर को जिन बच्चों का नीट का पेपर है, तो उनके रिवीजन में मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, जिससे कि आपके डाउट्स थोड़े से डिले हो गए। लेकिन बस मैं एक दो दिन के अंदर ही, कल परसों के अंदर ही, ठीक है, आप लोगों के सारे डाउट्स वो डिस्कस करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, कल मिलेंगे।